जब भी सुनते हैं उनकी बातों का, उनके अनुभवों का लाभ उठाते हैं। बस 2 शब्द। धन्यवाद। जी, धन्यवाद, सबका धन्यवाद। स्वागत है आज के धन्यवाद। वेबिनार में। हाँ, समय की सीमा है और इसलिए जी। आगे जो भी वक्ता होंगे अपने समय का ध्यान रखते हुए सब लोग अपनी-अपनी बात करें, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस सप्ताह की शुरुआत हो रही है, आगाज हो रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से। और ये जो हफ्ते भर का कार्यक्रम हम लोग अलग-अलग तरह से करेंगे और स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के बारे में वीडियो अपलोड किया जा चुका है। 1 हफ्ते तक ये काम होता है। अगले हफ्ते में भी स्वतंत्रता सेनानियों की वीडियो, देश भर से वीडियो आती हैं और उसको हम लोग आरजेएस पॉजिटिव स्पीकर्स भेजते हैं और उसको हम लोग यूट्यूब पे, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि ये लाइव स्ट्रीम हो रही है यूट्यूब पे। इस यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी इसकी हो रही है, यानी वर्ल्ड में आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर, ये आवाज पहुंच रही है। तो अब सीधा हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रोफेसर जगमोहन जी को आमंत्रित करेंगे। ये दूसरा मौका है जब आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में जगमोहन जी जैसी शख्सियत आज उपस्थित है, क्योंकि इनके ब्लड में, इनके खून में शहीद भगत सिंह जी का खून है। और ये हम लोग शहीद भगत सिंह जी को तो नहीं देखे हैं, लेकिन प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी को देख रहे हैं, जो चेयरमैन है शहीद भगत सिंह सेंटेनरी फाउंडेशन के। और सिर्फ ये भगत सिंह जी को जो लोग नाम लेते हैं उनके बारे में बता देते हैं कि अगर आपको रिसर्च कर रहे हैं या भगत सिंह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बीबी अमर कौर मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी, जो अपनी माता जी, जो भगत सिंह जी की बहन, तो उनके स्मृति में इन्होंने बीबी अमर कौर मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी पंजाब में बनाया है। अपने घर का जो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उसको इन्होंने लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया है। और उसमें भारत के अंदर, विदेश के अंदर भगत सिंह पर जो भी काम होते हैं, जो भी किताब आते हैं, वो इस लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं। और यही लाइब्रेरी की खासियत है। कई हजार पुस्तकें हैं, प्रोफेसर जगमोहन जी बताएंगे। और भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर जगमोहन जी, आपका आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार में स्वागत है और आपने समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली को की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। सीधा आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर जगमोहन जी। उदय जी, धन्यवाद आपका, आपने ये मुझे मौका दिया अब सब साथियों से, और खास तौर पर डॉक्टर बीएन पांडे जी और इशफाक जी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आपने मुझे मौका दिया। जैसे आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष की 125वीं जन्म तिथि है, तो पहले हम उनको ही याद करेंगे। और मैं आपको एक ऐतिहासिक चीज जो भी इन दिनों में हमारी खोज में आई, कि नेताजी सुभाष कटक में पढ़े और उनके साथ जो उनके सहपाठी थे वो गदर पार्टी के 19 साल के जो शहीद हैं करतार सिंह सराभा, वो उनके सहपाठी थे। दोनों ने 1912 में 10वीं का जो मैट्रिक का एग्जामिनेशन है वो इकट्ठे किया। तो उनमें जब नेताजी अपने वहाँ के जो कैसे वो देशभक्त बने, तो वो जिक्र करते हैं कि हमारे एक प्रिंसिपल थे बैनव माधव दास, जिनकी दोनों बेटियां बाद में इनकलाबी बनी, कि उनकी प्रेरणा से हम मतलब देश के प्रति संजित हुए और ब्रिटिश राज के खिलाफ हमने मतलब अपना जो सफर है शुरू किया। करतार सिंह सराभा अमेरिका चले गए, गदर पार्टी में वो बनाया उन्होंने। तो ये एक चीज जो आज हमें सीखने वाली है कि हम अपने चारों तरफ जो हालात हो रहे हैं उनको, उनके कारण को समझते हैं कि नहीं समझते। अगर कारण समझेंगे तब हम उसका समाधान निकाल सकेंगे। और शायद यही जो आपकी पॉजिटिविटी है कि हम समस्याओं के समाधान को ढूंढने के लिए, और उसी में मतलब जो है, और नेताजी ने जो 2-3 चीजें जो उनके बारे में मैं समझता हूँ खास तौर पर मैं जाननी चाहिए, कि उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि उस वक्त उन्होंने एक देशभक्ति की मूवमेंट जो है उस पे शुरू किया था। और उनके पिताजी को उन पे ये था कि आप में समृद्धि है कि तुम कुछ कर सकते हो, तो इसलिए वो आईसीएस में गए और वहाँ नंबर 4 भी आए। लेकिन उनका जो पत्र है अपने पिता के नाम, कि मैं ने जो आपने एक, तो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि मैं कुछ भी प्राप्त करने के, समझदारी बनाने के काबिल हूँ,
लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने कहा था कि कभी गुलामी पे साइन नहीं करने, तो उन्होंने मतलब वो छोड़ के, तो वो कहते मैं आ रहा हूं। मुझे ये दलील दी जा रही है कि जैसे रमेश चंद्र दत्त थे, वो पहले आईसीएस ऑफिसर थे, तो उन्होंने 10-15 साल के बाद वो छोड़ दिया था, तो पहले कर लो फिर छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि मैं उस तजर्बे से सीखते हुए अभी अपने आप को देश की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए डेडिकेट कर रहा हूं। और वो आके सीआर दास जी के साथ, जो उस वक्त देश बंधु सीआर दास कहा जाते थे, उनके साथ उन्होंने अपना जो आज़ादी की तरफ और लोगों की सेवा की तरफ अपना संघर्ष शुरू किया। और वो पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। और मैं समझता हूँ कि यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका एक लेक्चर है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। वो कहते हैं कि मैं अभी जो यूरोप से सीख के आया हूँ, वो ये सीखा है कि समाजवाद को आप अपनी जगह पर कैसे लागू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा देश समाजवादी बने, लेकिन क्या अपनी ड्यूटी आप एक समाजवादी लाहौर आए थे, तो भगत सिंह का एक आखिरी टेस्टामेंट है जो उन्होंने पॉलिटिकल वर्कर्स के नाम एक पत्र लिखा था, जो 2 फरवरी 1931 को लिखा गया था। वो नेताजी को हैंडओवर हुआ और वो सीआईडी वालों में बंगाल में एक रेवोल्यूशनरी लेडी से पकड़ा। और वो जो सीआईडी का उस वक्त का सबसे बड़ा ऑफिसर है, कोल्ड फेदर, वो ये कहता है कि ये डॉक्यूमेंट है जिसको लेके आज यूनाइटेड लेफ्ट मूवमेंट, जिसके नेताजी लीडर हैं, वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मतलब एक कंटिन्यूटी है कि वो विचार उनको मिले, उन्होंने अपने साथियों के साथ साझे भी किए, और वो उसी को उन्होंने कराची कांग्रेस में, जब शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत के बाद कराची में नौजवान भारत सभा की मीटिंग हुई, तो उसमें उन्होंने उसको रीआइट्रेट किया कि आने वाले समय में हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि हम सब भारतीयों की जो समस्या है उसका समाधान निकालें। और वो कहते कि अंग्रेज राज ने जो सबसे बड़ा शराप हम पे दिया है वो ना बराबरी है। और ये आज भी आप देखेंगे कि कितनी बड़ी ना बराबरी जो है वो मतलब हो रही है। तो ये जो नाबराबरी है, अभी कल की ही रिपोर्ट है कि भारत में हम उसी नाबराबरी पे पहुंच गए हैं जो 1920 के दहाके की नाबराबरी थी। शायद इसी नाबराबरी को लेके भगत सिंह ने कहा था कि हमें एक नौजवान लहर को खड़ा करना है, और वो नौजवान लहर होगी जो जिनके दिमाग से धर्म का जो बखराव है वो नहीं होगा, जात पात का बखराव नहीं होगा, और वो हर चीज को उसके कारण से जानेंगे। ये विज्ञान है कि हम किसी भ्रम से नहीं समझेंगे, लेकिन उसको उस कारण से जानेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अंग्रेज का राज खत्म करने का मतलब असल में ना बराबरी है। और जब हम 26 जनवरी मनाएंगे तो शायद हमें उसके इतिहास को भी जानना चाहिए। क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर को लिखने के बाद 2 महीने इंतजार किया कि इसको लोगों को कब डेडिकेट करना है। तो वो 26 जनवरी क्यों थी? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को मतलब भारत भर में एक दिन मनाया जाता था, जो पहला दिन था कि हमने संपूर्ण आजादी लेनी है। और उस संपूर्ण आजादी का मता लिखने वाले नेताजी सुभाष थे, जिन्होंने कलकत्ता कांग्रेस में शुरू किया और वो लाहौर कांग्रेस में आके पूर्ण हुआ। और उसकी ओथ जो है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी। और उस ओथ का पहला ही जो ओपनिंग सेंटेंस है कि सरकार की लोगों के प्रति जिम्मेवारी है कि वो उनको कुल्ली गुल्ली जुल्ली दें, उनको मकान दें, उनको रोजी रोटी दें,
उनकी सेहत का ख्याल करें, उनकी विद्या का ख्याल करें। और अगर वो सरकार ये काम नहीं कर पाती तो सरकार को उनको हटाने का हक है। और ये उस जो ओथ है 26 जनवरी 1930 की, उससे हुआ। और उसी को लेके हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में इन चीजों को किया कि वहाँ बराबरी होगी, और बराबरी का मतलब जो वैज्ञानिक तौर पर है वो समाजवाद है। तो इसलिए एक कंटिन्यूटी है जो, और इसी में क्योंकि जो 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, क्योंकि हम उसको भी याद करते हैं, क्योंकि जलियांवाले बाग में जो लोगों ने एकता दिखाई और उस एकता का जो अपना मैसेज है वो शहीद ऊधम सिंह ने अपने नाम में दिया, जिसको हम भूल रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड में जो अपना नाम डिक्लेयर किया और वो कहते कि मेरा नाम मोहम्मद सिंह आजाद है। तो वो उनका जो मैसेज था वो मतलब उन्होंने वहां दिया, और वो जलियांवाले बाग के पहले की एकता है। और एकता क्या थी कि 9 अप्रैल को रामनवमी जो है वो सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के लोग इकट्ठे मना रहे हैं। और उस रामनवमी का जुलूस की जो मतलब अगुवाई कर रहे हैं वो डॉक्टर बशीर थे, एक मेडिकल डॉक्टर, और उस अगुवाई के तौर पे ही उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो अब ये जो वैल्यूज हैं उसमें गांधी जी ने 1921 में जो कहा बनारस में कि आप अपने लिए अपने परिवार के लिए पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी देश जो बड़ा परिवार है उसके लिए भी आप मतलब कुछ करें। तो मैं ये कहता हूं, मैं आपको आह्वान देता हूं कि आप कॉलेज, स्कूल, कचहरियां, मतलब ये सब नौकरियां छोड़ के अगर आ जाएं तो हम 1 साल में स्वराज जो है वो ला सकते हैं। तो वो उस काल ने ही ये सब इनकलाबी जो हैं उनको उस वक्त आया, और भगत सिंह ने भी अपना स्कूल छोड़ा, नेताजी ने भी उसी को आगे बढ़ाया। तो वो एक चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए कि जब तक, और मैं समझता हूँ कि वो संदेश आपका नहीं है, कबीर जी का भी है कि अगर आपने 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं जाने तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज जब नफरत की बातें होती हैं तो पॉजिटिविटी हमसे मांग करती है कि हम प्यार की बात करें, लोगों के साथ मतलब भेदभाव छोड़कर आगे बढ़ें। और इसमें मैं नेताजी का जो INA का मतलब उनका जो कौमी तराना था उसके कुछ शब्द आपके साथ साझे करना चाहता हूं, और वो है कि शुभ सुख चैन की वर्षा बरसे, भारत भाग है जागा। मतलब ये जो है कि जब मतलब अगर भारत का भाग्य जागेगा तो उसमें सभी के लिए शुभ होगा, सुख होगी, चैन होगी। और उसमें एक आगे है कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी बाणी, हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला। मतलब ये जो मैसेज है, और आप जब जय हिंद कहते हैं तो जय हिंद का नारा नेताजी ने ही दिया था, ये हम न भूलें। हम बहुत पुराने नारे को उससे भी आगे बढ़ गए, और जब मतलब करतार सिंह सराभा आए तो उन्होंने कहा कि हम किसी जात के साथ नहीं लड़ रहे, हाँ एक देश के साथ देश नहीं लड़ रहा, ये एक सिस्टम है जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं। और भगत सिंह ने कहा था कि साम्राज्यवाद ऐसा प्रबंध है जिसमें एक दूसरा देश जो है वो एक देश को लूटता है। और भगत सिंह ने कहा था कि मेरा पूरा नारा जो है वो है इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, कि जब तक ये लूट की शक्तियां जो हैं वो नहीं आएंगी, जो आज कारपोरेट है, कल वो ब्रिटिश था, मतलब ब्रिटिश सिस्टम था, इंपीरियलिज्म जिसे हम कहते हैं। क्योंकि नेताजी ने भी जो 1940 में नारा लगाया था कि जिंदगी में कभी साम्राज्यवाद के साथ समझौता नहीं करना, आज जब हम कारपोरेट के साथ समझौता करते हैं तो हम शायद नेताजी के उस मैसेज को भूल रहे होते हैं। तो इससे आज हमें जरूरत है कि हम उनसे ये सीखें, और ये जो मैसेज है इस मैसेज को हम ले जाएं, और जो आज जो नफरत की हवा बह रही है उसके खिलाफ हम एक आवाज हों। क्योंकि किसी को किसी धर्म की वजह से नफरत करना या जात की वजह से नफरत करना, ये हमारी उस आजादी की लहर
के प्रति हमारी अवहेलना होगी। और आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि हमारे संविधान में हमें बार बार जताया जाता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हैं, वो भूल जाइए, फंडामेंटल ड्यूटीज करिए। मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज याद करवाना चाहता हूं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि हम मतलब जो आजादी के लिए, जिन वैल्यूज के लिए आजादी लड़ी गई, उनको आगे बढ़ाना। और वो अभी जो हमने नेशनल तराना INA का पढ़ा है, उसमें वो वैल्यूज दी गई हैं। मतलब उसी में वो वैल्यूज हैं। जैसे आप जब अशफाक जी का और राम प्रसाद बिस्मिल जी का साथ देखेंगे, तो अशफाक जी जो हैं वो उस वक्त भी किसानों मजदूरों की एक पार्टी के भी आगू थे, और उनका भी उनको चिंता थी कि जब तक मेहनती जो है उसको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, तब तक ये भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरा जो आप सबसे है, और इसी पे हम चर्चा करें कि हमने आजादी की उस लहर से, उसी में यह है कि हमें आपस में हार्मोनी पैदा करनी है, हमें वैज्ञानिक विचार बनाना है। वैज्ञानिक विचार का मतलब कोई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना नहीं होता मेरे लिए। उसका मतलब है कि जो भी हो रहा है उसका कारण जाने। आज अगर ना बराबरी है कि आज जितना मतलब संकट है, उसमें जो अमीर है वो तो अमीर हो रहा है, तो लेकिन उसमें क्या है? और जो सबसे बड़ा आज मतलब मैं समझता हूं कि हमें चिंता करने की जरूरत है कि जो विद्या का हक आजादी के बाद हमने प्राप्त किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता कारपोरेट के रास्ते से विद्या जो है, आम व्यक्ति को विद्या से दूर किया जा रहा है। तो उसकी भी चिंता करनी है। और ये जो मतलब है कि आपका ये पूरा कि गांधी जी का मैसेज, भगत सिंह का मैसेज और नेताजी का मैसेज एक ही कड़ी के हिस्से हैं, वो एक दूसरे की पूरकता में है, और उस पूरकता को अगर आप देखेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि ये और आगे इसमें ज्यादा गहराई से हम समझ पाए और उन वैल्यूज को आगे बढ़ाएं। तो ये हम अपनी ड्यूटी करते होंगे। लेकिन आखिरी बात कि ये जो तिरंगे की बात है, ये ऐतिहासिक तौर पर करतार सिंह सराभा 19 साल के थे, तो उनको जज ने पूछा कि आप इनकलाब करने के लिए 8,000 लोग अमेरिका, कनाडा, साउथ एशिया से आए, और जब इनकलाब के लिए जो आता है तो एक झंडा लेके आता है, आपने 3 रंग का झंडा लाए थे, ये 3 रंग क्या हैं? तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि उसने कहा कि ये 3 उन सामाजिक कदरों के रंग हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे विधान का जो प्रियम्बल है उसमें हमने उसको अंकित किया है। यही बात जो है मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत के बाद कांग्रेस ने 2 रेजोल्यूशन पास किए थे, एक फंडामेंटल राइट्स का जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और दूसरा ये है कि तिरंगा इन 3 वैल्यूज के साथ हमने अडॉप्ट किया था, वो आपके प्रियम्बल का है। तो जब आप तिरंगे की बात करते हैं तो 3 वैल्यूज को समाज में लाने की बात करते हैं, तो वो उसको सल्यूट करने का मतलब उन वैल्यूज को सल्यूट करना है। क्या हम अपने आप में इन चीजों को, और ये जो नफरत की आंधी चल रही है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, तभी पॉजिटिविटी जो है समाज में आ पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भगत सिंह के उस नारे से और नेताजी के नारे से मैं आपको आवेदन करूंगा कि इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद प्रोफेसर जगमोहन जी, ये मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि आपकी रगों में शहीद भगत सिंह जी का खून दौड़ रहा है और उसको हम लोग महसूस कर रहे हैं, उस जज्बे को महसूस कर रहे हैं। और राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, कहीं ना कहीं जो आपने जैसे कहा कि ये पूरक है, नेताजी, महात्मा गांधी और भगत सिंह, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, और यही राष्ट्र प्रथम है। और जिसे RJS अपने आचरण में, चरित्र में लेकर, और विवेकानंद जी के भाई और बहन के रिश्ते जो उन्होंने कहा था, वही समरसता लाने की एक कोशिश है। और आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता है। आप दूसरी बार RJS फैमिली में आए, इसके लिए तो प्रोफेसर जगमोहन जी, हम आपका पूरी RJS फैमिली से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो रहा है, साम्राज्यवाद जो हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आपस में जो गंगा जमुनी तहजीब को एक साथ मिलकर
दूर कर सकते हैं। और संविधान के जो मूलभूत अधिकार के बारे में आपने जो कहा कि अधिकार के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, ये भी आपने हम लोगों को समझाया। हम लोग उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ना बराबरी और जो विद्या का हक है, विद्या का हक को कैसे आम आदमी तक पहुंचाया जाए, इसके लिए लड़ाई जो है वो हम लोग लड़ते रहेंगे। तो बहुत बड़े धन्यवाद प्रोफेसर जगमोहन जी, आरजेएस के इस वेबिनार में गणतंत्र दिवस सप्ताह को की शोभा बढ़ाने के लिए। और अब सुदीप साहू जी को हम आमंत्रित करेंगे, जो आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी हैं, धन्यवाद करने के लिए प्रोफेसर जगमोहन जी को, और उसके बाद फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सुदीप साहू जी। हाँ, हो गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। मैं भाग्यशाली हूँ कि आरजेएस परिवार की वजह से मुझे प्रोफेसर जगमोहन सिंह को सुनने का मौका मिला, और ये एक बहुत बड़े भाग्य की बात है कि हम आजादी के जो मतवाले थे, जैसे भगत सिंह जी, उनके वो फांसी चढ़े और उसके बाद भी जो है देश आजाद हुआ, और उन्होंने पूरा मतलब है कि देश को आजाद कराने में पूरा योगदान दिया। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ जगमोहन सिंह जी को कि उन्होंने उनके बारे में बताया, नेताजी के बारे में बताया। और मैं इस अवसर पर एक बात, नेताजी के विषय में एक बात और करूंगा कि उनको काबुल पहुंचाने वाले भगत राम जी थे, जो उनके साथ वहां तक गए थे। तो मैं इस अवसर पर उनको भी श्रद्धांजलि व्यक्त करूंगा कि वो अपनी जान पे खेल करके, जिस जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ जरा सा भी बोलना एक खतरे का संकेत था, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और ये कहता हूं कि जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप साहू जी, और इसी तरह से आप जुड़े रहिए। और अब हम लोग, क्योंकि शहीदों के वंशजों के साथ हम लोगों के भी खून जो है खौल उठ जाता है कि आजाद के भारत का जो सपना था उन लोगों का, वो कैसे पूरा हो। और निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं तो निराशा भी महसूस होती है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव परिवार हैं और हम लोग अपनी कोशिश जारी रखेंगे। अशफाक उल्लाह खान जी, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल जी के इतने गहरे दोस्त रहे हैं कि एक बार कहा जाता है कि अशफाक उल्लाह जी बीमार पड़ गए तो उनके मुंह से राम राम निकल रहा था। तो जो समुदाय की भावना होती है कि ये राम राम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, तो किसी ने बताया कि ये अपने दोस्त को याद कर रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ शेर व शायरी में दोनों की गहरी रुचि थी और देश को आजाद करने के लिए अपनी जान की परवाह दोनों ने नहीं की, दोनों को फांसी की सजा मिली। और जब बीमार थे तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को बुलाया गया कि आप आइए, ये राम राम कर रहे हैं, शायद आप ही का नाम। जैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल जी आए और दोनों दोस्त गले मिले, वैसे ही उसी दिन से जो है वो ठीक होने लगे अशफाक उल्लाह खान साहब। अशफाक उल्लाह खान साहब का जीवन जो है शेर व शायरी से भरा हुआ है। आप गूगल सर्च करेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। और हम लोग अशफाक उल्लाह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यूट्यूब पर लगातार जो है कुछ न कुछ संदेश जो है वो हम लोग देते रहते हैं। और उन स्वतंत्रता सेनानियों महापुरुषों को भरा पड़ा है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में। स्वतंत्रता सेनानियों की पूरी लंबी लिस्ट जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया देश भर से वीडियो भेजते हैं, उनको उसमें शामिल किया जाता है। हम सीधा अपने आज के आरजेएस वेबिनार श्री अशफाक उल्लाह खान जी, जो ग्रैंड सन हैं शहीद अशफाक उल्लाह खान जी के, उनको आमंत्रित करेंगे। अशफाक उल्लाह खान साहब, सादर आरजेएस फैमिली आपको आमंत्रित करती है आज कुछ मार्गदर्शन दिया जाए जिसे हम लोग अपने जीवन में आचरण में उतारने की कोशिश करेंगे। अशफाक उल्लाह खान साहब। सर अनम्यूट करके अशफाक उल्लाह खान साहब, आपका मोबाइल म्यूट है। अशफाक उल्लाह खान साहब नहीं जुड़ पा रहे हैं। अशफाक उल्लाह खान साहब, थैंक यू सर, थैंक यू, आप आ गए। नमन है, जय हिंद सर। जी जी सर, सुन पा रहे हैं। आरजेएस परिवार के सभी सम्मानित
महानुभाव को जय हिंद कहते हुए आज के इस वेबिनार गणतंत्र दिवस के और आज के इस महान दिवस महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको नमन करता हूं कि आज जिस देश की 1847 से लेकर 1947 तक के इस लंबे वक्त में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी, उन लोगों का महान सपना इस आज के नौजवानों तक आप लोग के माध्यम से ही पहुंच सकता है, क्योंकि जितना जरूरत है कि आज के नौजवानों तक उन महान क्रांतिकारियों की उस वीर गाथा को, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी इस देश के लिए। शाहजहांपुर एक ऐसी सरजमी रही है जिसने 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह, महान क्रांतिकारी जो फैजाबाद से लड़ते लड़ते शाहजहांपुर की सरजमी पर आए, और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह से ब्रिटिश हुकूमत इतना घबराती थी कि उनके सर पर 50,000 रुपए का इनाम 1857 में रखा गया था, और यहाँ के एक राजा ने उनका सर कलम करवाकर कोतवाली पे लटका दिया गया था। उसके बाद हिंदुस्तान की भारत माँ की क्रांतिकारी गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, जिस तरीके से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान के बड़े भाई के सहपाठी हुआ करते थे। अशफाकुल्ला खान ने जब ये कहा कि इस क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई के लिए हम आपके साथ आना चाहते हैं, तो शायद शुरू में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि अशफाकुल्ला खान का परिवार एक संपन्न परिवार के साथ साथ ब्रिटिश हुकूमत में बहुत अच्छे ओहदों पे हुआ करता था। लेकिन हुब्बे वतनी, देश प्रेम को वो रोक नहीं पाए, और एक दिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बहुत सच्चे दोस्त बन गए। और वो दोस्ती इस हद तक रही कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पिताजी आर्य समाज मंदिर के यहाँ के पुजारी थे। वो आज भी आर्य समाज मंदिर इस बात का गवाह है कि पंडित जी एक तरफ अपना हवन पूरा करते, अशफाकुल्ला उस प्रांगण में नमाज का वक्त होता, नमाज अदा करते, और एक ही साथ में खाना खाया करते। और एक बार का वाकया है कि कुछ प्रचारक आर्य समाज मंदिर में आए हुए थे और अशफाकुल्ला खान वहां मौजूद थे, और ब्रिटिश हुकूमत ये चाहती थी कि हिंदी मुस्लिम आपस में लड़ें और दंगे फैले, इसलिए कुछ लोग बाहर नारेबाजी कर रहे थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हवन पर बैठे थे, शोर सुनकर अशफाकुल्ला बाहर आते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हवन हो रहा है, आप लोग बाहर चले जाइए। और बाद में जब वो नहीं मानते हैं तो अशफाकुल्ला खान अपना पिस्टल निकालते हैं और कहते हैं कि अगर मंदिर तक अंदर तो तुम्हें पहुंचना है तो हमारी लाश से होकर गुजरना होगा। और फिर वो वहां झगड़ा होता है, वो लोग वापिस हो जाते हैं। ये सपने शाहजहांपुर के नहीं, पूरे अनगिनत हजारों उन कुर्बानियों की ये इच्छा थी, ये आत्मविश्वास था कि पूरी तरीके से इस मुल्क में एकजुटता फैले। और ये कोई सरफिरे नौजवान नहीं थे जो इस मुल्क पर जेल जाना चाहते थे या फांसी के फंदे को चुनना चाहते थे। अशफाकुल्ला खान एक जगह लिखते हैं कि मैं मुल्क की वो आजादी चाहता हूं जिसमें एक रजवाड़ा, एक राजा के सामने एक दलित, एक गरीब किसान, एक मजदूर कुर्सी पे बैठ के बात कर सके, लोगों से ये कह सके कि आजादी की बराबरी की बात की थी। जो आदरणीय प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी ने कहा कि वो बराबरी की लड़ाई चाहते थे, उस मुल्क की आजादी वो चाहते थे कि यहाँ का वो ख्वाब पूरा हो जो हिंदू मुस्लिम एकता हो, बराबरी हो और हमारे नौजवान शिक्षित हों। अशफाकुल्ला खान ने अपनी जेल डायरी में लिखा कि आने वाली नस्ल को बहुत जरूरत है कि उसकी एजुकेशन पूरी हो और वो हमको समझ पाए। जब वो हमको पढ़ेंगे
तो ये समझ पाएंगे कि हम फांसी के फंदे को यूं चूमना चाहते थे और यूं इस मुल्क से जाना चाहते थे कि आने वाली जनरेशन शिक्षित होगी, बराबरी होगी और एकता होगी। उसके साथ हम लोग को ये कुर्बानी देना है। तो इस मुल्क में बहुत से लोगों ने, आपने सही फरमाया कि अशफाक उल्लाह खान शायर भी थे, उन्होंने लिखा था कि मौत और जिंदगी दुनिया का है एक तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में, मौत जब एक बार आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए कि मरना क्या है। फैजाबाद में उनको फांसी हुई थी, उन्होंने लिखा था कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म बेदाग से चल दिए सूहे दम जिंदाने फैजाबाद से। और जो उनका आखिरी शेर है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं उन क्रांतिकारियों की इस भारत माँ के प्रति देश प्रेम और हुब्बे वतनी का, कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। उन्होंने अपनी माता जी को एक आखिरी खत लिखा था कि दुखिया माँ, मेरा वक्त बहुत करीब आ गया है, मैं आप सबको अलविदा कह के दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन आप तालीम याफ्ता माँ है, एक पढ़ी लिखी एक शिक्षित माँ है। मैंने तो सुना है कि जब ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी गोद में दिया था तो लोग आपको मुबारकबाद देते थे और आप मुबारकबाद के बदले ये कहा करती थी कि ये अल्लाह ताला की, ईश्वर की अमानत है जिसने मुझे दी है। अगर मैं उसकी अमानत था और ये मुल्क, ऊपर वाला इस मुल्क के लिए अमानत मांग रहा है, तो आपको अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए और खुशी खुशी इस मुल्क के लिए सौंप देना चाहिए। ऐसे वो लोग थे। उनकी विरासत को या सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर ऐसे अनगिनत क्रांतिकारियों की उस को हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब उनके सपनों को हम पूरा कर पाएंगे, उनके ख्यालात को हम आगे बढ़ा पाएंगे, उनके दिए हुए रास्ते और एकता और हिंदू मुस्लिम तहरीक को, उस एकता को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तभी मैं समझता हूं कि अनगिनत लोगों की कुर्बानियां रायगाह नहीं जाएंगी, बेकार नहीं जाएंगी। हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे कि हम सब एक रहें और उस मुल्क को आगे बढ़ाएं जिसकी आजादी हमें बहुत मुश्किल और कुर्बानियों के साथ मिली। धन्यवाद अशफाक उल्लाह खान साहब, आपने समय दिया। इससे पहले आरजेएस फैमिली आपकी आवाज को सुन चुकी है और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में आपकी आवाज, आपका धन्यवाद। आपके जरिए ये ख्यालात लोगों तक पहुंचे और आज का नौजवान लोगों तक उन परिवारों को, उन देशभक्तों को याद कर सके, उनके दिए हुए विचार अपनों में अपना सके। धन्यवाद जी। आपने ये सारी बातें जो बताई हिंदू मुस्लिम एकता की, तो मिसाल रहे हैं अशफाक उल्लाह खान साहब, राम प्रसाद बिस्मिल जी। और शिक्षा की बात तो प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी ने आपने भी कही है कि शिक्षित बनो, संस्कारित बनो। तो इसी काम में हम लोग जो है जागरूक कर रहे हैं राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर, इसी उद्देश्य को लेकर। और इसीलिए गणतंत्र दिवस सप्ताह अशफाक उल्लाह जी हम लोग मना रहे हैं, ताकि नेताजी की जयंती से लेकर और महात्मा गांधी के बलिदान दिवस तक लगातार हम लोग इन देश के जो राष्ट्र पुरुष हैं उनकी चर्चा कर सकें। और आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि हमारी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। शायद समय ऐसा आ गया है कि नौजवानों को अपनी कमान अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के लिए ये लेनी पड़ेगी, क्योंकि लाश, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना पड़ेगा और एक दूसरे को धर्म के नाम पर अगर कोई कहे तो उसी के धर्म के लोगों को सामने आना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। और एक पत्रकार भी गणेश शंकर विद्यार्थी जी हुए थे, बहुत आप जानते हैं, प्रताप में, जिसमें भगत सिंह जी भी आए थे, उनकी भी लेख छपते थे। तो प्रताप अखबार, जी 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 जी, प्रताप अखबार एक अड्डा था क्रांतिकारियों का, जी जी। और कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी ने ख्वाब देखा था कि मैं अगर जिंदा रहा तो अशफाक उल्लाह खान की मजार एक ऐसी मजार बनाऊंगा जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल होगी। अफसोस की बात, वो जल्दी हम लोगों के बीच नहीं रहे थे। जी जी जी, कोशिश जारी रहेगी। और आपने जो स्कूल खोला है अशफाक उल्लाह जी के नाम का,
तो वो भी एक अलग जगाने के लिए काफी है, क्योंकि जो बच्चे आते होंगे जी। पढ़ने के लिए तो जी। अशफाकुल्लाह जी को नमन करते होंगे, बिल्कुल। और आरजेएस फैमिली की ओर से भी अशफाकुल्लाह जी को कोटि कोटि नमन। आपका भी एक विरासत को संभाल रहे हैं आप, क्योंकि आपका नाम ही अशफाकुल्लाह जी का नाम है, तो ये आपके परिवार ने देकर उनकी वसीयत थी कि घर में किसी का नाम वसीयत को आप जी वसीयत को आप संभाल रहे हैं। तो वो लोग सिरफिरे नहीं थे, और जो लोग देशभक्ति करते हैं वो लोग आज भी सिरफिरे नहीं हैं। और राष्ट्र प्रथम जो सपना है, राष्ट्र प्रथम, ये हम लोगों को भारत एक परिवार विश्व एक घर, तो इसको हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं। और एक किसान और मजदूर जो है वो कुर्सी पर बैठकर राजा से बातचीत कर सके, ये देश में लाने की जरूरत है। तो हम लोग आपका और आपको धन्यवाद करने के लिए हम आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र की प्रभारी डॉक्टर पुष्कर बालाजी, जो बीडीएसएल कॉलेज जमशेदपुर की विमेन एम्पावरमेंट का भी काम करती हैं, प्राचार्य हैं और वो प्रभारी हैं आरजेएस की, तो उनको आमंत्रित करते हैं आपका धन्यवाद करने के लिए। जी पुष्कर बालाजी। वंदे मातरम। सर, आपने अपने बहुत ही ऊर्जावान उद्बोधन दिया और नेताजी की जयंती के अवसर पर बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और इस मुहिम पर पहुंचे। आपका सर बहुत बहुत मैं पूरी आरजेएस परिवार की ओर से, जमशेदपुर सूचना केंद्र की ओर से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। जी हाँ अशफाकुल्लाह जी, आपकी तबीयत भी कल बात हुई थी, लेकिन फिर भी आपने समय दिया, इसके लिए तो हम लोग बहुत आभारी रहेंगे आपके कि इन परिस्थितियों में भी देश के लिए आप खड़े होते हैं। ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप प्रत्यक्ष इसके उदाहरण है कि जब देश की बात चलती है, नेताजी की बात चलती है, तो आप बिल्कुल उपस्थित हो गए हैं। इस कर्तव्य का निर्वहन जो है हमें सभी आरजेएस फैमिली को करने की जरूरत है, और अपने अपने लोगों के लिए करने की जरूरत है। आपके आसपास का माहौल अगर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सोच डेवलप होती है, तो आपका ही जीवन जो है सुखमय होगा। और स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष जो है वो देश को जोड़ते हैं, पूरे देश को एक सूत्र में करने का ये राज है कि महात्माओं साथ भारत के जो भी महापुरुष हैं उनको हम लोग लेकर चले। और आजाद हिंद फौज, जिस तरह से नेताजी ने आईसीएस की नौकरी छोड़कर, जो आजकल आईएएस कहते हैं, सबसे बड़ा ऑफिसर भारत का आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से बनते हैं, और आईएएस जो टॉपर थे इस साल के, मैं बताना चाहूंगा अशफाकुल्लाह जी कि वो भी उपस्थित हुए थे, शुभम कुमार जी, आईएएस टॉपर, आरजेएस की इसी वेबिनार में जैसे आज आप उपस्थित हैं। कुछ आईएएस 3, 4, 5 आ चुके हैं इसमें, जो लोग मार्गदर्शन देने के लिए और जैसे आज देश के लिए काम करने के लिए, जज्बा पैदा करने के लिए आज आप उपस्थित हुए हैं, तो बहुत बहुत मेरी तरफ से भी धन्यवाद आपका। और अब आजाद हिंद फौज के जो वॉरियर हैं, जो योद्धा हैं, 98 साल के जवान, आज दूसरी बार विवेकानंद जयंती पर भी आप आए थे, आपका उद्बोधन हुआ था। आज सीधा नेताजी की जयंती 125वीं है और गणतंत्र दिवस सप्ताह का ये शुभारंभ हो रहा है, और आप सब शहीदों के वंशज और नेताजी के जो योद्धा हैं, सिपाही हैं, वॉरियर आजाद हिंद फौज, डॉक्टर बीएन पांडे जी, हमें आपको देखकर हम सभी लोग बड़े ऊर्जावान हो जा रहे हैं कि हमारे बीच 98 साल का जवान सशरीर उपस्थित हैं, जो नेताजी से भी मिले हैं और महात्मा गांधी से भी मिले हैं। इतना बड़ा सौभाग्य आरजेएस फैमिली को देने के लिए डॉक्टर बीएन पांडे जी, आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, जय हिंद करते हैं और आपको सादर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर बीएन पांडे। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद सर। नारा जय हिंद का पैगाम है मेरा, इसे सीने से लगा लेना, ये निशान है मेरा। सिपाही रहूं वतन का बनकर, ये अरमान है मेरा। मैं रहूं वा न रहूं, आजाद रहे हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। और आज परम सौभाग्य है जो नेताजी का जयंती हम लोग इतने बड़े लार्ज स्केल पर सारे देश में जगह जगह मना रहे हैं। वैसे नेताजी का जन्म 24 परगना में कोडलिया गांव में हुआ था। उनके पिताजी कटक में
रहते थे, वकालत करते थे। वो कटक पढ़ने चले गए और वहां पर कटक से फिर यहाँ FA करने के बाद में कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने आए। तो वहाँ एक वो थे, क्या नाम है, एक प्रोफेसर भारतीयों को अच्छी प्रकार से देखता नहीं था, द्वेष भावना करता था। तो उसने दुर्व्यवहार करता था सभी भारतीय। नेताजी को सभी विद्यार्थी तो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन नेताजी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उसके कहने के में एक चांटा उनको बहुत जोर से मारा। तो बहुत परेशान हुए वो, और जाके प्रिंसिपल के नजदीक शिकायत किए, जो ये विद्यार्थी रहेगा या मैं रहूंगा। फिर वहां से उनको रिस्ट्रिकेट कर दिया नेताजी को। नेताजी चले गए कटक। कटक में कुछ दिन जाके फिर पढ़ाई शुरू किए। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद में वो चले गए विदेश। पिताजी के कहने पर वो विदेश जाके फिर ICS किए। वहां से आए, बहुत सारी घटनाएं उनके साथ घटी। मैं थोड़ा सा उनका सोच और आजाद हिंद फौज में जहां जहां हम संपर्क में थे उतना संक्षेप में चाहता हूँ कहना। तो सबसे पहले नेताजी का सोच था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंडियन स्ट्रगल। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश सरकार, उसको जब्त कर दिया बाद में ब्रिटिश सरकार, लेकिन उन्होंने लिखा था स्वाधीनता के बाद के दौर में चलने वाले संघर्ष में भविष्यवाणी करते हुए नेताजी लिखा था, जो पार्टी के लिए लड़ेगी उसे ही भारत का संविधान बनाने और देश का शासन करने का हक है। अगर हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था लानी है तो समाजवाद पश्चिमी देशों से जैसे लोकतंत्र से नहीं लाया जा सकता, बल्कि वह तानाशाही द्वारा लाया जाएगा। भारत तब आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। उसके संदर्भ में मैं संक्षिप्त में कुछ कहूंगा। जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी समय नेताजी ने जर्मनी में 8000 ब्रिटिश इंडियन आर्मी के युद्धबंदियों को मिलाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। और उसी समय सिंगापुर में 1942 में जनरल मोहन सिंह ने 25,000 ब्रिटिश आर्मी के युद्धबंदी सिपाहियों को मिलाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इस कार्य में उन्हें क्रांतिकारी नेता श्री रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहम्मद अकरम तथा सरदार बुद्ध सिंह की मदद मिली। उसी समय जनरल मोहन सिंह तथा मोहम्मद अकरम ने अपनी सरकार को पत्र लिखकर निवेदन किया कि आजाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस करे। इन दोनों नेताओं ने जापानियों को साफ साफ पत्र में लिखा कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अविलंब बर्लिन से आकर सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की बागडोर अपने हाथ में ले, तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारी आजादी की लड़ाई आधी जीत तो सिर्फ उनके सिंगापुर आने तथा बागडोर संभालने पर ही हो जाएगी। अंत में आजाद हिंद फौज और उनकी सरकार अवश्य विजय होगी। परंतु उस वक्त जापानी सरकार तथा रास बिहारी बोस ने जनरल मोहन सिंह की बात नहीं मानी। जनरल मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज को तोड़ दिया और जापानियों ने जनरल मोहन सिंह तथा उनके साथियों को कैद कर एक टापू में भेज दिया। 1 वर्ष के बाद जापानियों तथा जापानी जनरल के दामाद रास बिहारी बोस ने यह अनुभव किया कि बगैर नेताजी के आए आजाद हिंद फौज की लड़ाई नहीं चल सकती। इधर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई धीमी पड़ गई। 1943 के जून महीने में नेताजी पनडुब्बी से जर्मनी से पेनांग मलाया पहुंचे तथा फिर हवाई जहाज से टोक्यो गए।
वह जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिले और उसके सामने यह शर्त रखी कि जब भारत में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म कर देगी तो जापानियों को भारत की पूर्ण आजादी मान लेनी पड़ेगी। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का फिर से निर्माण और संगठन हुआ। ब्रिटिश आर्मी के करीब 40,000 जवान आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए। दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों मलाया, सिंगापुर, जावा, बोर्निया, जापान, चीन, थाईलैंड, बर्मा आदि के जो 30 लाख प्रवासी भारतीय थे, उसके प्रत्येक परिवार से आजाद हिंद फौज में एक एक नौजवान भर्ती हुआ तथा हजारों की तादाद में लड़कियां रानी झांसी बाहिनी में शामिल हुई। इस तरह सब मिलाकर करीब 3 लाख की तादाद में आजाद हिंद फौज बढ़ाने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार बनी। नेताजी उसके अध्यक्ष और सर्वोच्च सेनापति थे। ब्रिटिश सरकार और अमेरिका की सरकार के खिलाफ युद्ध का ऐलान हुआ। इस 30 लाख प्रवासी भारतीयों ने अरबों रुपये नेताजी को दान दिए और इस प्रकार आजाद हिंद बैंक की स्थापना हुई। जापानियों ने भारत के भूभाग अंडमान तथा निकोबार द्वीपों को नेताजी को सुपुर्द कर दिया। नेताजी ने अंडमान तथा निकोबार जाकर उस भारत भूमि को स्वतंत्र करवाया और इन दोनों द्वीपों का नाम क्रमशः स्वराज और शहीद द्वीप रखा। यद्यपि सोवियत रूस व चीन अंग्रेजों तथा अमेरिकियों के साथ द्वितीय महायुद्ध में मित्र थे, परंतु नेताजी की यह वैदेशिक नीति थी कि समाजवादी देशों के खिलाफ नहीं लड़ा जाए। जापानियों को यह बात अच्छी नहीं लगी, परंतु नेताजी अपनी वैदेशिक नीति के अनुसार रूस और चीन के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया। सिंगापुर से इम्फाल और कोहिमा नागालैंड का मोर्चा 2775 मील दूर था। इतने लंबे मोर्चे पर ब्रिटेन और अमेरिका के साथ जमकर लड़ाई हुई। इम्फाल तथा कोहिमा के मोर्चा पर आजाद हिंद फौज के 26,000 वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए। उनके सहयोगी 40,000 जापानियों पर मारे गए। 60,000 ब्रिटिश, अमेरिकी और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिपाही इन मोर्चे पर हुई। इस लड़ाई में भारत के मणिपुर राज्य का 2/3 भाग तथा समूचा नागालैंड, उस समय का असम का नागा हिल्स का हिस्सा आजाद हुआ। मणिपुर की पुरानी राजधानी मोहिरोंग में सर्वप्रथम भारत का तिरंगा झंडा कर्नल मलिक द्वारा फहराया गया। मोहरांग के सभी स्वतंत्र भागों का मुख्यालय बनाया गया। आजाद हिंद फौज की स्वतंत्रता की लड़ाई की विशेषता यह थी कि हजारों प्रवासी भारतीय लड़कियां झांसी रानी बाहिनी में शामिल होकर डॉक्टर कर्नल लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में के मर्द स्वाधीनता सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को आजाद करने के लिए लड़ी, किंतु रसद और विमानों की कमी के कारण 3 महीने के बाद ही आजाद हिंद फौज को भारत भूमि, मणिपुर तथा नागा हिल्स जिले को छोड़ना पड़ा। आजाद हिंद फौज की इस वीरतापूर्ण लड़ाई का प्रभाव ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवानों, नाविकों तथा वायुसेना पर पड़ा, जिसके फलस्वरूप फरवरी 1946 में बंबई के नाविकों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। खुलकर लड़ाई हुई और नौसेना के सैकड़ों नाविक शहीद हुए तथा हजारों घायल हुए। इस तरह भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई आजाद हिंद फौज तथा नाविक विद्रोह की सशस्त्र क्रांति से समाप्त हुई। ये था आईएनए का संक्षिप्त विवरण। और मैं जो सम्मिलित हुआ उसमें उस रोज भी कहानी कहा था। गोली लगी थी पाँव में, जंगल में भटक गए। मेरे साथ KGP टोपो थे, जंगल में 6 दिन तक भटकते रहे। ये वाला फोटो ले लो। किसी प्रकार का खाना वगैरह कुछ मिला नहीं और एक जगह टोपो जी सांप पका के लाए,
कहाँ से न कहाँ से हम लोगों को खिलाए, पानी तौलिया भिगो के लाए, पानी पिलाए। उसके बाद बेस कैंप में गए, वहां से नासिक जेल भेज दिया। 7 महीने के बाद नासिक जेल से रिलीज हुए। ये तो INA का कहानी हुआ। अब कहिए तो हम गांधी जी के संबंध में तो शब्द कहे जो आपको पहले सुना चुके हैं। जी जी, आपके संस्मरण हमारे लिए एक धरोहर होंगे, आप संस्मरण सुनाएं। उस समय मैं 8 साल का था, तो अपने पिताजी के साथ सेवाग्राम गया। तो सेवाग्राम में जो कोई भी जाता था वो बर्तन वगैरह साफ करना, झाड़ू लगाना पड़ता था। तो मुझे भी करना पड़ा, मैं भी किए और खूब मन लगा के किए। और दौड़ के गए गांधी जी के नजदीक, कहे बापू 1 चम्मच घी उनको देते हैं तो कहिए 2 चम्मच देने के लिए, आज देखिए हम कितना अच्छा काम किए। तो गांधी जी हंसने लगे और रसोई को कहे बच्चे को 2 चम्मच घी दो। तो एक तो उस समय मिले थे 1934 में दूसरी बार मोतिहारी में गए थे, गांधी ठहरे हुए थे। तो एक पत्र दिए थे जो वासुदेव मिश्र को दे आइए। गांव का नाम भी वासुदेवपुर ही था। तो पत्र लेके हम कहे बापू हम नहीं जाएंगे आपका पत्र लेके। तो क्यों? हम कहे भूत रहता है रास्ते में। अब वो बीच में एक श्मशान पड़ता था नदी किनारे। तो कहा, तो गांधी जी का वो शिक्षा प्रेरणादायक रहा, जो देश और दुनिया का काम करने वाला स्वयं भूत होता है, उसको ऊपरी भूत कुछ नहीं करेगा। तो वो आज तक हमको याद है। और एक दूसरी बात याद है, निज पर शासन फिर अनुशासन। फौज में सावधान की मुद्रा में खड़ा होने के लिए शुरू में गए तो हम तो ठीक खड़े थे सावधान होके, दूसरे का पोजीशन थोड़ा था टेढ़ा। हम पे भाई तुम्हारा पोजीशन टेढ़ा है। तो सामने जो ट्रेनर था वो कहा जो आप स्वयं ठीक रहिए उसको देखने के लिए हम हैं, आप इनको इंगित किए, आपका पोजीशन खराब हो गया। तो इसलिए एक वो भी शिक्षा, 2 शिक्षा हम डायरी में लिखे हुए दोनों बात याद है अभी तक। स्वयं निज पर शासन फिर अनुशासन, बस इतना ही था। और जीवन में तो वैसे डाकू के सिलेंडर में गए जयप्रकाश जी के कहने से, वहां भी 1-1.5 महीना रहे। और कई आंदोलन में, गोरक्षा में, ऐसे कई आंदोलन में सम्मिलित हुए। तभी भी जहाँ का जगह लोग बुला लेते हैं, लेकिन अब तो चलने में भी परेशानी, उम्र तक खींच रहे हैं। अपने आप को वही बहुत सौभाग्य मानते हैं। आप लोगों का स्नेह है, चल रहा है, खींच रहे हैं, चल रहा है। भीतर से दिल में जोश है। कोई जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। डॉक्टर BN पांडे जी, आपको देखकर हम लोगों को, आप पूरे देश को अनुप्राणित कर रहे हैं, एक ऊर्जा दे रहे हैं। और 98 साल की उम्र जो है वो आज के अविश्वसनीय है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और भगवान आपको अभी स्वस्थ रखे, आप शतायु हो, आगे हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहें। और जो निज प्रशासन फिर अनुशासन, ये भावना जो है वो हम लोग को भी मिल गया है। और ये हम लोग इस पर चर्चा भी करते हैं। 6 बजे से 8 बजे आप लोगों की जो बातें होती हैं उस पर RJS फैमिली फोन करके उसकी रिकॉर्डिंग देती है या डायरेक्ट भेजती है। तो हम लोग इसकी समीक्षा करते हैं, ऑडियो समीक्षा करते हैं। और RJS फैमिली के 21 ग्रुप हैं, 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों तक ये हम लोग जानकारी पहुंचा देते हैं। और ये YouTube पे लाइव स्ट्रीम हो रही है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में इसे देखा सुना जा सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद के साथ ही मैं आपको नमन करता हूं कि आप इसी तरह बने रहें और मार्गदर्शन करने के लिए बीच बीच में RJS फैमिली में आते रहें। और आपके साथ जो आपकी पोती है, मेरे ख्याल से प्रगति पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपको टेक्निकल सपोर्ट दिया है। और ये परिवार के अंदर अगर इस तरह की भावना आती है तो ये RJS के पूर्वजों का सम्मान भी हम लोग कर रहे हैं और महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं और उस पर राष्ट्रीय सम्मान जो है घोषित कर रहे हैं।
नेताजी के नाम पे भी अवार्ड घोषित है, नेताजी के नाम पे, महात्मा गांधी के नाम पे घोषित है अवार्ड। और इस महीने राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे अवार्ड घोषित हुआ है, प्रथम राष्ट्रपति, और अरविंदो घोष, महर्षि अरविंदो घोष के नाम पे अवार्ड घोषित हुआ है। अपने माता पिता की स्मृति में आरजेएस फैमिली जो है इन अवार्ड को घोषित कर रही है, जो अगले राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा, जो वार्षिक कार्यक्रम होगा दिल्ली के अंदर, उसमें प्रदान किया जाएगा। तो डॉक्टर बीएन पांडे जी, आपका बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और अब अगर कुछ लोग आरजेएस फैमिली बात करना चाहें, हल्की फुल्की बातें करना चाहें, जो देश के बारे में जानना चाहें, क्योंकि आप लोग तो मिसाल हैं देशभक्ति की, गोलियां भी खाई आपने, और आरजेएस फैमिली को आमंत्रित करते हैं थोड़ी सी बातचीत, हमारे पास समय है, थोड़ी सी बातचीत, ओपन इज फ्लोर, आप आइए और डायरेक्ट बातचीत। जी, नाम बताइए। मैं कहना चाहता हूं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इस जानने का मौका मिल रहा है, और खासकर इस बात की खुशी होती है कि डॉक्टर श्री बीएन पांडे जी, जिन्होंने अपने संस्मरण हमको सुनाए, इतना रोमांचकारी महसूस हो रहा है कि लगता है कि जैसे हम उस दौर में पहुंच गए हैं और उस दौर का हम अनुभव कर रहे हैं इनके मुंह से सुन करके। और इन्होंने वाकई में, मतलब मैं तो कहता हूँ इनके लाइफ के लिए जो है, इनके जीवन के लिए एक पुरस्कार अवश्य ही घोषित होना चाहिए डॉक्टर बीएन पांडे जी के नाम पे, और वो जो है आज की मौजूदा पीढ़ी को दिया जाए, जिससे लोग जान सकें कि वो जो है कितना मतलब संघर्ष किया उन्होंने। 6 दिन मतलब पैदल चले, पैर में गोली लग गई, सांप खाया, और ये सब बड़ी मतलब अविश्वसनीय बातें लगती हैं, लेकिन हुई हैं, और उन्होंने संघर्ष किया है और उस संघर्ष को झेला है। लेकिन आज के दौर में उस संघर्ष को कोई याद नहीं करना चाहता है, जबकि हम आरजेएस परिवार याद कर रहा है, और उसको याद रखना जरूरी है, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। वरना जो है आज का माहौल जैसा चल रहा है वो ठीक नहीं है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद सुदीप साहू जी, प्रभारी हैं आप गाजियाबाद आरजेएस सूचना केंद्र के, और आपने डॉक्टर बीएन पांडे जी के जीवन पर प्रकाश डाला। ये संघर्ष जो है वो निश्चित रूप से इस देश को, तिरंगे को देने वालों में डॉक्टर बीएन पांडे जी का नाम सदा रोशन रहेगा। और जहां तक अवार्ड की बात है तो उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी आ गए हैं, हमारे आरजेएस एडवाइजर, निश्चित रूप से कुछ नई बातें बताएंगे आज के वेबिनार के बारे में, क्योंकि यहाँ पर शहीदों के वंशज, शहीदों के खून और जीवंत उपस्थित हैं आजाद हिंद फौज के वॉरियर, सिपाही, योद्धा प्रोफेसर बीएन पांडे जी के बारे में। प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी आमंत्रित। जी, स्वागत। उदय मन्ना जी और हमारे परिवार के सारे सदस्यगण, नमस्कार। आज बहुत ही अहम दिन है, और हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग सब इंटरनेशनल हो गए हैं। Everybody is listening to you very carefully all over the world. Let me tell you that. You have started a culture where you have shown that citizens are the power. आज जो हम लोग सुने, प्रोफेसर जगमोहन जी को, डॉक्टर बीएन पांडे जी को, श्री अशरफ उल्लाह जी को, सबको जिनको हम सुने हैं, आज एक ही मैसेज आ रहा है। नमस्कार झुंझुनवाला जी, नमस्कार दीप माथुर जी। इसी एक ही मैसेज आ रहा है कि हमारे देश में आज के दिन में वी आर वेरी प्राउड दैट हमारे सबसे अहम संपत्ति जो है वो है 1.4 बिलियन सिटीजन्स। ये हम लोग का संपत्ति है। इस संपत्ति को कैसे हम लोग यूज कर सकेंगे देश का भला के लिए, ये आज हम लोग को सोचना चाहिए। 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती में इट्स अ ग्रेट ओकेजन टू रिकलेक्ट। बट व्हेन वी रिकलेक्ट द बिग पर्सनालिटीज ऑफ द कंट्री who have taught us many lessons, जैसे डॉक्टर बीएन पांडे जी ने कहा कि उन्होंने 2 स्लोगन लिख के रखे हैं जो गांधी जी ने उनको कहे थे, लिख के रखे हैं डायरी में। लेकिन हम लोग को आज के हम लोग के जो संपत्ति है, जो यूथ है, इंडिया इज द कंट्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ्स।
We should use that resource, that sampatti, that पूंजी in such a manner कि उनको गाइडेंस मिले, उनको एक मार्गदर्शन मिले और वो अपना टैलेंट को दिखाते हुए हमारे देश को आगे ले जा सके। और हम लोग सबका जिम्मेदारी है कि यूथ को डायरेक्शन देना, जो आरजेएस परिवार कर रहा है इन अ पॉजिटिव मैनर। हम बधाई देना चाहता हूं आप लोग सबको कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। यूथ को जोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा संपत्ति है हमारे पॉपुलेशन, हमारे सिटीजन्स। वी आर द सेकंड हाईएस्ट populated country in the world, and we should take that to our advantage. We should use it efficiently, we should use it effectively, not misguide them. आज सुबह से हम सुन रहे हैं, you have talked about the constitution, अंबेडकर जी जो लिख के गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसका प्रियम्बल में जैसे डॉक्टर जगमोहन जी ने कहा जो लिखा हुआ है वो हम लोग के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, एक ऐसा मानक है जो हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, irrespective of caste, creed, religion. We are all same, we are all equal. We have to think about this. And my message today is continue this good work. Excellent initiative. लोग जुड़ते रहेंगे, अकेला चलो रे, लोग जुड़ते रहेंगे, आप घबराइए मत। और आज 125th बर्थ एनिवर्सरी में आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल दैट आप लोगों को सबको मालूम है नेताजी वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द टाटा वर्कर्स यूनियन ऑफ जमशेदपुर, जहां हम हमारा पैदा हुआ है, हम पैदा हुए हैं और जहां से हम अपना सोशल वर्क शुरू किए। सो हम लोगों को सबको ये समझना होगा कि we have to talk about how we can reward the citizens what they deserve to get from your and my money which is paid as tax. हर एक व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी भी कर दे रहा है इनडायरेक्टली। हर एक वस्तु जो खरीदता है उसमें कर लिया जाता है और उस पैसे से देश चलता है। और उसको चलाने के लिए सक्षम लोगों को आगे बढ़कर, स्पेशली यूथ को लाकर उनको एक मार्गदर्शन देते हुए उस टैक्स का पैसे को सही रूप से चलाना बहुत जरूरी है। और आपको सबको मालूम है कि 1 फरवरी को अगेन यूनियन बजट विल बी अनाउंस्ड। हम सबको ये कहना चाहेंगे कि आज के दिन में आपको जिम्मेदारी लेना होगा कि आपका पैसा किस ढंग से यूज हो हमारे देश में। और वही नेताजी, सब लोग जितने हमारे लीडर्स रहे इन द पास्ट, उनका केवल एक ही लक्ष्य रहा कि हमारा देश को केवल आजादी नहीं, हमारे देश को इक्वालिटी लाना ताकि सब लोग समान हो। उसी के साथ हम फिर से आप लोगों सबको बधाई, माय गुड विशेस, और आई फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली which is known as RJS परिवार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आपके आने से हम लोग ऊर्जावान हो जाते हैं और आपकी जो इस उम्र में 71 साल के आप भी जवान हैं। अरे पांडे जी के सामने हम कुछ नहीं है। He is my inspiration. इंस्पिरेशन। जी 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 बिल्कुल। नेताजी को हम सैल्यूट करना चाहते हैं। What a wonderful presentation he made. जी बिल्कुल। इतना ब्यूटीफुली उन्होंने समझाया। आप जो आज रिकॉर्ड किए हैं, इट इज अ ट्रेजर, लेट मी टेल यू। ये एक ट्रेजर है आपके लिए, देश के लिए। थैंक यू सर। इसको सोशल मीडिया में एकदम बिल्कुल वायरल कीजिए। पांडे जी का मैसेज इज वेरी इम्पोर्टेंट। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है, लोगों तक सेंड भी कर दिया गया है, फेसबुक वगैरह सब पे ये लाइव भेज दिया गया है। जगमोहन जी का और भी, प्रोफेसर का भी बयान, अशफुल्ला जी का भी, इन लोगों का सबका बयान। आई एम सेइंग बहुत ब्यूटीफुल आज मैसेज आया है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज। जी 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 जी। और गणतंत्र दिवस सप्ताह में हम लोग और भी नए नए ब्यूटीफुल कार्य करने जा रहे हैं
और नेताजी की जयंती जो है वो जिस तरह से गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई है, भारत सरकार ने की है, हम लोगों ने भी आज शुरुआत कर दी है आरजेएस फैमिली की। और सबसे बड़ी बात है सर कि 23 जनवरी 2022 नेताजी की सुभाष जयंती पे आरजेएस ने सकारात्मक भारत उदय भवन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है इन शहीदों के वंशजों की उपस्थिति में। I forgot to congratulate you. Many congratulations. उदय भवन का स्थापना बहुत ही एक मिसाल है, क्योंकि वो दिखाता है कि आपके अंदर में वो विल पावर हैज मेड इट हैपन। आपका विल पावर, एक बार आप ठहर लेते हो कुछ करने के लिए, उसको करके दिखाते हो, और वो आज करके आप दिखाए कि आज हम लोग स्थापित किए। बहुत बहुत मुबारक सारे परिवार के लोगों को। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत अहम दिन है। जी हाँ, इसी एक यादगार दिन बन गया है कि जब ये सकारात्मक भारत उदय भवन दिल्ली के अंदर बन के तैयार होगा तो आज के दिन को याद किया जाएगा, और आज के दिन पर प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी आपको भी याद किया जाएगा, और जितने भी शहीदों के वंशज आए, प्रोफेसर जगमोहन जी, अशफाक उल्लाह खान जी और प्रोफेसर डॉक्टर बीएन पांडे जी, इन सब लोगों को और आरजेएस ऑब्जर्वर की उपस्थिति में इसे लॉन्च किया गया है। मेरे ख्याल से हमारे पास थोड़ा सा समय है, हम चाहेंगे कि आरजेएस ऑब्जर्वर को बुलाएं, और डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की भेंटकर्ता भी हैं। महर्षि अरविंदो घोष के नाम पे उन्होंने अवार्ड घोषित किया है अपने माता पिता की स्मृति में। ये भी अपने आप में एक अनूठा अभियान चल रहा है देश को दिशा देने के लिए। यूथ को, जैसे आपने प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी कहा कि यूथ को मार्गदर्शन देने की जरूरत है, तो राष्ट्र प्रथम ये भावना यूथ के अंदर डालने की हम लोगों की पूरी कोशिश है। आरजेएस ऑब्जर्वर भी कुछ कहना चाहें आज के वेबिनार के बारे में, और अगर दीप चंद्र माथुर जी उपस्थित हैं, एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा। दीप चंद्र माथुर जी, माइक अनम्यूट करके आ सकते हैं सर। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप चंद्र माथुर जी को आमंत्रित करते हैं। दीप चंद्र माथुर जी, माइक अनम्यूट करके आ जाइए। हाँ, अब हाँ, दीप चंद्र माथुर जी। माइक अनम्यूट करना होगा। दीपचंद माथुर जी को रिक्वेस्ट कीजिए माइक अनम्यूट करने के लिए। आपका माइक अनम्यूटेड नहीं है। There are some problem in his mic. Anyway, और कोई इस पे उपस्थित हैं जिनसे हम नहीं पूछ पाए? कुछ गीत लेकर अगर उपस्थित हैं आप लोग, हमारे कलाकार अगर कोई हैं यहाँ पे? तो आइए गीत हम लोग डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी से ही सुनेंगे। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है आज गणतंत्र दिवस उत्सव सप्ताह के शुभारंभ पे। धन्यवाद ज्ञापन के लिए विधिवत आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की भेंटकर्ता डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, गीत से आप शुरुआत कर सकती हैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी। जय हिंद।
अनम्यूट है मुन्नी कुमारी जी, म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर मुन्नी कुमारी माइक अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर मुन्नी कुमारी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। जी मैं नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते नमस्ते जी। जहाँ डाल डाल पर जी वीडियो में नहीं है, वीडियो में नहीं है, वीडियो क्लिक कीजिए जी। हाँ थैंक यू, थैंक यू। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय हिंद की सेना, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं ए फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरे, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद। जी डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, धन्यवाद ज्ञापन। थैंक यू। उपस्थित सम्माननीय मुख्य अतिथि आजाद हिंद फौज के महान योद्धा सिपाही डॉक्टर बीएन पांडे जी, अध्यक्षीय संबोधनकर्ता शहीद भगत सिंह सेंटेनरी फाउंडेशन के अध्यक्ष तथा शहीद वीर भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, राष्ट्रीय वेबिनार के संचालनकर्ता तथा आरजेएस परिवार के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी, प्रोफेसर विजन मिश्रा जी, सभी आदरणीय आरजेएस परिवारियों तथा उपस्थित आदरणीय सदस्यगण, श्रोता को आरजेएस परिवार की तरफ से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अशफाकुल्लाह जी, आप सभी अशफाकुल्लाह जी का नाम शुरू हुआ। सॉरी सर, अशफाकुल्लाह जी के पौत्र श्री अशफाकुल्लाह जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी आरजेएस परिवार टीजेपीएस केवीएसके का वार्षिक कार्यक्रम राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम 73वां गणतंत्र दिवस सप्ताह के रूप में नेताजी सुभाष की जयंती पराक्रम दिवस 23 जनवरी से 30 जनवरी 2022 महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस तक चलने वाला कार्यक्रम तथा विशेषकर सकारात्मक भारत उदय भवन परियोजना केंद्र के नींव का शुभारंभ दिवस, जिसके तहत आरजेएस परिवार के द्वारा संचालित महान सकारात्मक अभियान जो पूरे देश में सकारात्मक वातावरण को स्थापित कर देश की खोई संस्कृति और सभ्यता को बचाने तथा अक्षुण्ण रखने, जिसमें भारतीय संस्कृति के महान परंपरा महान आदर दिया जाता था, कालक्रम से इस गिरावट आने पर महती परंपरा का क्षय हो गया प्रतीत हो रहा है, उसको पुनर्वार के द्वारा सतत की जा रही है। इससे आप सभी को संबद्ध होना आभारी हैं। आपने शहीद भगत सिंह जी के विचारों से अवगत कराया, उनके कई पत्रों की भी चर्चा की, आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही श्री अशफाकुल्लाह खान जी जो स्वतंत्रता सेनानी अशफाकुल्लाह खान जी के पौत्र हैं, आपने भी सब उनसे परिचय करवाया, हम आभारी हैं और आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि आजाद हिंद फौज के सिपाही डॉक्टर बीएन पांडे जी,
को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आरजेएस परिवार के माध्यम से आपने आजाद हिंद फौज को आजाद हिंद फौज की आंतरिक संरचना और कार्यशैली को साझा किया। आपके संस्मरण, आपकी बातें हमारे आरजेएस परिवार के लिए धरोहर है। हम इसका सदैव सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। हम आपके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करती हूँ। आरजेएस परिवार उपभोक्ता आंदोलन के मुख्य सिपाही जो जन जन को जागृत करने का काम कर रहे हैं, वो शख्स परिचय के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी, हम आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपके प्रति भी आभारी हैं। आरजेएस परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सबको। और होती है क्योंकि हर रविवार आरजेएस वेबिनार होता है और मैं चाहूंगा कि आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी यहाँ पर अगर तो 2 शब्द उनसे भी जानना चाहेंगे। हर रविवार आरजेएस वेबिनार इस पर बोलने के लिए। थैंक यू। हाँ, चलिए दीप माथुर जी ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारे बीच आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटेल नगर दिल्ली के प्रभारी सुरजीत सिंह कोहली जी दीदेवार जी जुड़े हुए हैं। हर रविवार आरजेएस वेबिनार, क्योंकि अगला कदम हम लोगों का फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से लेकर गांधी जी के बलिदान दिवस तक सप्ताह भर हम लोग गणतंत्र दिवस सप्ताह मनाएंगे और इस पर प्रकाश डालने के लिए और हर रविवार आरजेएस वेबिनार के बारे में और 30 तारीख को गांधी जी के बलिदान दिवस पर वेबिनार करने के बारे में सुरजीत सिंह दीदेवार जी जो हम लोगों के प्रभारी हैं पटेल नगर दिल्ली से, सुरजीत सिंह दीदेवार जी, सकारात्मक भारत भवन। धन्यवाद सर। धन्यवाद मनोज जी। स्वागत है। आज के दिन के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों के जो उनके अनुयायी हैं, उनके घर के परिवार के सदस्य हैं, प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी और अशफाकुल्लाह साहब के परिवार के सदस्य, इनको सुनकर एक नई तरीके की उत्तेजना और एक ऊर्जा मिली है जो हमें इसको आगे पहुंचाना है। और जब तक हम स्वयं इस पे अपने आप के ऊपर नहीं उतार पाएंगे तो हम आगे नहीं पहुंचा पाएंगे। ये आजादी के अंदर जो भी सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिनके आज उनके बीएन पांडे जी जो है 98 इयर्स के हैं, जिन्होंने अपने जीवन की वो बातें बताई हैं कि उनको सुनने के बाद जो भी किसी भी आयु का होगा वो अपने आप को युवा समझेगा। जैसे बिजोन मिश्रा जी ने कहा कि 71 साल की उम्र के अंदर 98 वाला तो उनके सामने युवा ही है, तो मैं तो उनसे भी छोटा हूं और मेरे अंदर भी एक अलग तरीके की ऊर्जा हुई है। मगर इन सबके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें आजादी जो है किसी व्यक्ति विशेष या किसी ऐसे संप्रदाय विशेष या किसी राष्ट्र विशेष से नहीं, अपने विचारों से जब तक हम आजाद नहीं हो पाएंगे, जब तक हमारे में सही मायने में हम आजाद नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार कभी किसी वक्त ने हमारे देश के ऊपर किसी ने जोर आजमाइश कर कर आए हमारे पर और हमें युद्ध करा और हमारे यहाँ पर ही बस गए, वो भी हमारी कई विचारधारा दी। फिर उसके बाद जो अंग्रेज लोग आए, ब्रिटिशर आए, वो भी किस विचारधारा से आए थे? क्या हम उस विचारधारा से आजादी पा सके या हमारे भीतर वो उनकी विचारधारा इतनी गहरी होती जा रही है कि हम उनके यहाँ से आई हुई विचारधारा को अपने विचारधारा के आगे ही रखते हैं और अपनी जो परंपरा है, अपनी जो संस्कृति है, उसे आज भी सेकंड या थर्ड क्लास में रख रहे हैं, जबकि हमारी विचारधारा जो है, हमारी संस्कृति इतनी बल है कि 1.4 बिलियन जो है एक साइड पूरे के पूरे लोग हम एक विचारधारा संस्कृति पे हैं। मगर उस संस्कृति के अंदर कुछ गलतियां या कमियां थी, उसका फायदा दूसरे लोगों ने उठाया और हम पे राज करा। ये जो हम पार्टी करी है कि हमने जो विदेशी आए थे उन्हें उनके घर भेजा है, मगर हम अपनी विचारधारा से आजाद नहीं हुए पा रहे। और आज वर्तमान स्थिति के अंदर हम पास्ट की तो बात करते हैं मगर प्रेजेंट की बात करें और तभी हमारा फ्यूचर जो है अच्छा बनेगा और हम एक लीडरशिप के ऊपर जा पाएंगे। हर व्यक्ति विशेष को प्रेजेंट वर्ल्ड
अच्छा इसलिए लगता है कि जो भी किसी को प्रेजेंट देता है, प्रेजेंट देने वाले को भी अच्छा लगता है और प्रेजेंट लेने वाले को भी अच्छा लगता है। और ये प्रेजेंट वर्ड प्रेजेंट रहेंगे, ये प्रेजेंट हम देंगे तो आज के माहौल के ऊपर मेरी जो ड्यूटी है व्यक्तिगत रूप से सभी ये सोचेंगे भारत के नागरिक, तो हम अपने को प्रेजेंट दे पाएंगे। जिस प्रकार उस समय शहीद भगत सिंह जी ने अपने अंदर भीतर की ऊर्जा को करके उस समय जो दायित्व निभाया, क्या हम आज उनके नाम से सिर्फ बात करके करने या उस दायित्व को आज के वर्तमान समय में हर युवा जो है अपना दायित्व निभाने में करे। जैसे ही बात हुई है कि हमारे यहाँ पर राइट भी है और ड्यूटीज भी है, तो ड्यूटीज की जो है मेरी ड्यूटी है कि मैं आज वर्तमान जो माहौल है उसके अंदर अपनी कितनी ऊर्जा पॉजिटिव के ऊपर लेकर जाए। आरजेएस परिवार जो है सकारात्मक सोच के ऊपर जा रहा है और सकारात्मक सोच वो है कि जिसका रिजल्ट सकारात्मक है और स्वयं व्यक्ति विशेष और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उन्नति के कारण बने। वो सकारात्मक सोच सिर्फ कहने में नहीं, मेरे भीतर, मेरे कार्यरत में होनी चाहिए, मेरे अंदर, मेरे विचार में होना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि अभी हम अपने विचारों से आजाद नहीं पास पाते और वर्तमान स्थिति के अंदर हमें अपने प्रेजेंट में रहते हुए आज भी हमें उन लोगों से जिनके साथ, जिनके नाम से हमारी ऊर्जा इस समय के हिसाब से क्या है और हमारा आज वर्तमान स्थिति के अंदर उस तरह कहीं ना पिछड़ रही है। सो हमें एक कार्य के ऊपर देखना है और एक इंडस्ट्री को लगा के देना है। इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए तो अब हम दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, मगर जो पहली पॉपुलेशन थी 30 साल पहले वो युवा थी। आज वो चाइना जो था, हर घर के अंदर, पूरे विश्व के अंदर उनकी बनाई कोई ना कोई वस्तु जरूर हर एक घर में मिलेगी। सो ये आज वो वृद्ध हो गया है चाइना, उसके यहाँ युवा शक्ति जो है कम हो गई है। पर ये आज हमारे पास वर्तमान स्थिति के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, युवा शक्ति, हम उसे सही दिशा दें। और सही दिशा के लिए शिक्षा जहाँ है, शिक्षा के साथ साथ खाली शिक्षा काम नहीं करती है, शिक्षा के साथ साथ उसे वो काम करने के लिए, उपयोग करने के लिए उसको एक राय देना चाहिए और उनको जॉब देना चाहिए। जॉब के लिए उसका व्यक्तिगत जॉब होना चाहिए। जैसे अब शुरू तो हो चुका है कि नौकरी के पीछे ना जाएं, मैं सक्षम हूं, मैं खुद कार्य करूं और उससे किसी ना किसी तरीके सरकार की तरफ से और समाज के अनुयायियों की तरफ से भी उन्हें सहयोग मिले। और हर व्यक्ति विशेष वर्तमान में रह के, अर्थात प्रेजेंट में रहकर आज वर्तमान स्थिति के अंदर स्वयं को प्रेजेंट दे और अपने प्रेजेंट से खुश होकर दूसरों को प्रेजेंट दे। इन सब के साथ मैं सबका जहां धन्यवाद करता हूं, वहां पर एक नमन भी करता हूं कि हमारे राष्ट्र के अंदर ऐसे ऐसे लोग हमारी संपत्ति है जिनके नाम से हम आज ये दिन मना रहे हैं। हम जो भी दिन मना रहे हैं उस दिन के अंदर हमारे भीतर हमने आप देखें कि खाली दिन मनाने से काम कर रहे हैं या हमने उससे कुछ लिया है। जैसे 5 गुना 5 25 है, किसने बनाया है ये नहीं पता, पर हमारे जीवन के अंदर जिस प्रकार गणित हर जगह काम आता है, जो गणित पढ़ गया वो उससे कोई गलत नहीं उससे पैसा ले सकता ना दे सकता है। उसी प्रकार मेरे ऊपर भी ये शिक्षा का हो और मैं अपने ऊपर अपनी ऊर्जा के अंदर अपने परिवार का मुखिया ही न रहूं, मैं अपने समाज का भी मुखिया बनूं, क्योंकि मुख के द्वारा ही ये शब्द मिला है। मुखिया का शब्द जो है मुख के द्वारा मिला है। मुख पूरा आहार लेता है अपने द्वारा, पर अपने पास न रखकर शरीर को बांट देता है। इसलिए राष्ट्र का भी जो मुखिया है वो मुखिया तब तक है जब तो अपने पास न रहकर पूरे राष्ट्र को समान रूप से दे, वो मुखिया है। जिस प्रकार हम अपने अपने घर का मुखिया हैं, अपने राष्ट्र का भी मुखिया बने। और जब तक वो राष्ट्र का मुखिया ये नहीं मुखिया मान कर रहा तो वो मुखिया नहीं है। हमें इस बात को भी समझना होगा। सो मुख से शब्द बना है मुखिया। सो हम अपने राष्ट्र का मुखिया बने। अभी 98 ईयर्स के जो बीएन पांडे जी हैं वो अपने समय के मुखिया थे। आज हमने उनकी ऊर्जा लेकर, उन्होंने जो जो करा है, सुभाष चंद्र जी बोस अपने समय के मुखिया थे, भगत सिंह जी अपने समय के मुखिया थे, अपने अपने लाइन के ऊपर अपने अपने विचारधारा। तो हर व्यक्ति अपनी विचारधारा का मुखिया है और वो जो उसके लिए वो बिना निस्वार्थ पक्ष और निष्पक्ष दिए बगैर लोगों को दे। इन सब के साथ मैं आज के सबको बधाई का पात्र देता हूं और आरजेएस सरकार की सबसे सबको शुभकामनाएं देते हुए सबका बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और जो भी शहीद भगत सिंह जी का है, इनकलाब जिंदाबाद। और इनकलाब जिंदाबाद के साथ मैं एक बार फिर जय हिंद और वंदे मातरम से आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। सुरजीत सिंह देवार जी, बहुत बढ़िया संबोधन दिया आपने और जो संपत्ति की चर्चा बिजॉन मिश्रा जी ने की उसको आगे बढ़ा दिया आपने। और राष्ट्र की संपत्ति उस वक्त के थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी,
उनको अपने जो यूथ संपत्ति हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश हम लोगों की होगी। और इसीलिए गणतंत्र दिवस सप्ताह मनाने की इस वार्षिक कार्यक्रम से शुरू हुआ है राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, भारत एक परिवार विश्व एक घर। ये हम लोगों का हर रविवार आरजेएस वेबिनार होगा और नेताजी से लेकर गांधी जी तक हम लोग पहुंचेंगे। उनके बलिदान दिवस को भी हम लोग वेबिनार करेंगे 30 जनवरी को 11 बजे से। और हमारे सूचना केंद्र दिल्ली के प्रभारी जो हैं केंद्रीय कार्यालय के डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी जुड़े हुए हैं। क्यों ना, अगर वो रूबरू हो सकते हैं तो 2 शब्द वो भी बताएं। 30 जनवरी गांधी जी तक पहुंचने की हम लोगों की कोशिश है और इस दरमियान में बीच में क्या क्या कार्यक्रम होंगे उसके पर प्रकाश डालने के लिए। और सकारात्मक भारत भवन, भारत उदय भवन प्रोजेक्ट लॉन्च आज हो रहा है सभी शहीदों के वंशज और नेताजी की जयंती के दिन। तो डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी। शायद नहीं है, तो यहां पर समापन करना चाहेंगे क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है इस वक्त। टटेसर जी आप जुड़े हुए हैं, अगर आप आना चाहें ऑडियो में या वीडियो में जैसे भी हो तो आप आ सकते हैं। डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी। दीप माथुर जी भी अगर संभव है तो देखें आप, आपका माइक अगर अनम्यूट हो जाए तो। दीप चंद्र माथुर जी। वंदे मातरम सर। हाँ वंदे मातरम नरेंद्र टटेसर। बोलिए। सर तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जैसा कि मैंने आपको पहले सूचित किया था। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आज बोल पाऊंगा। मैं आप सबको देख और सुन रहा हूं। आपका सबका आभारी हूं और धन्यवाद सर। टटेसर जी से। और सकारात्मक भारत उदय भवन जो है ये प्रोजेक्ट आज लॉन्च हो जा रहा है सबकी उसमें आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है। और दीप चंद्र माथुर जी आप के उद्बोधन से ये क्लोजिंग करना चाह रहे हैं। दीप चंद्र माथुर जी, आरजेएस ऑब्जर्वर। हाँ दीप चंद्र माथुर जी आप माइक अनम्यूट करके आ सकते हैं। ये गणतंत्र दिवस सप्ताह आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से लेकर, और बीच में हम लोग अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे। उन पे वीडियो बनेगी, आरजेएस पॉजिटिव स्पीकर्स बनाएंगे और यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। और गांधी जी के बलिदान दिवस 30 जनवरी को हम लोग 11 बजे से फिर उपस्थित होंगे और अगला अंक हम लोग प्रस्तुत करेंगे। आज हम लोग आजादी की अमृत गाथा के 45वां अंक में हैं और 6.5 साल से ये सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है जो तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के सचिव सोमेन कोले जी के साथ मिलकर चल रहा है। और आरजेएस राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम ये प्रोग्राम 2017 में शुरू किया गया था, लगातार हर साल वार्षिक कार्यक्रम के रूप में। इसके प्रेरणा स्रोत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं जिंदा शहीद MS बिट्टा जी। तो दीप चंद्र माथुर जी आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। एनीवे मन्ना जी एक बात बताना चाहूंगी। हाँ पुष्कर बालाजी जी, इसकी क्लोजिंग आप कीजिए। धन्यवाद। संपन्न कीजिए जी। क्लोजिंग तो धन्यवाद ज्ञापित हो ही गया है, लेकिन हाँ लेकिन वो अगला कार्यक्रम भी जो ये बिगिनिंग है, सप्ताह की शुरुआत आज है जो कि हफ्ते भर हम लोग करेंगे, उस पर प्रकाश डालिए और आपकी पूरी टीम आज मौजूद है। जी आज तो हर्ष का विषय है कि सकारात्मक भारत उदय भवन का लॉन्च हुआ है और हम जितने भी हमारे अतिथि आए थे, जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े रहे, सभी प्रभारी और सदस्यगण, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद तो हो ही चुका है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है। और सबसे ज्यादा ऊर्जावान अपने अध्यक्षीय संबोधन मुख्य वक्ता से तो रहे ही, और विजय मिश्रा सर भी हमारे साथ बैठे रहे बिल्कुल, और बहुत ज्यादा ऊर्जावान और मुझे प्रेरित कर रहा है BN पांडे सर जो हमारे साथ शुरू से ही बैठे रहे हैं। सर मैं बहुत बहुत आपके आभारी हूँ और हम आपके उद्बोधन से तो सर हम ऊर्जावान बने ही, लेकिन साथ साथ आप पूरे इस वेबिनार में हमारे साथ लगे रहे, इसके लिए शायद हम बहुत ज्यादा इस बात से प्रेरित हैं। बस ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी।
इन्हीं शब्दों के साथ साथ सबों को बहुत बहुत धन्यवाद बीएन पांडे सर, आपको बहुत ज्यादा कि आप हम इस पूरे वेबिनार में हम सबों के साथ बने रहे आप। तो डॉक्टर पुष्कर बालाजी थी बीडीएसएल महिला कॉलेज की प्रोफेसर जमशेदपुर और जमशेदपुर सूचना केंद्र की प्रभारी भी रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सभी लोग, तमाम प्रोफेसर जगमोहन जी, प्रोफेसर डॉक्टर बीएन पांडे जी और अशफाकुल्लाह खान साहब, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोग इस कार्यक्रम की शोभा बने। और सकारात्मक भारत उदय भवन प्रोजेक्ट जो है आज आप लोगों के समक्ष ये लॉन्च हो गया है। अब इस पर काम होगा और जितना जल्दी हो सके आरजेएस फैमिली का सहयोग और समर्थन लेकर हम लोग पूरे देश भर का सहयोग समर्थन लेकर इसको खड़ा करेंगे। और अब आज के बाद सारा कार्यक्रम जो है वो आरजेएस सकारात्मक भारत उदय भवन के नाम से संचालित होगा, ताकि जन जन तक ये पहुंचे। आरजेएस सकारात्मक भारत उदय भवन, इसी के द्वारा हम लोग सभी कार्यक्रम को ड्राइवरलेस करने जा रहे हैं। ड्राइवरलेस का मतलब हो गया कि जिस तरह से ट्रेन चलती है उसी तरह से आरजेएस के कार्य अपने सभी सूचना केंद्र के प्रभारियों के मार्गदर्शन में, जैसे आपने सुना कि अपने विचारों को आजाद, विचारों से आजादी करनी है, विचारों में आजादी, वो नकारात्मकता नहीं रखनी है, विचार आजाद रहेंगे तो जिसको जो जरूरत है उसको वो चीजें मुहैया कराने की ओर आगे बढ़ेंगे। और इस देश को सकारात्मक भारत बनाने के लिए सकारात्मक भारत उदय भवन का बहुत बड़ा योगदान आज के बाद होने जा रहा है। वैसे तो हम लोग पूर्वजों और महापुरुषों को याद करने का एक अनूठा अभियान आरजेएस ने देश के सामने रखा है। ज्यादा कुछ न कहते हुए हम लोग हफ्ते भर फिर वीडियोस बनेंगी, आप शाम को देखिएगा। उसमें स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों पर वीडियो बनाने के लिए आप लोग आगे आइए। आपके घर घर में ये आवाज जो जा रही है वो घर घर पवित्र हो रहा है, अनुप्राणित हो रहा है और बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हो रहा है कि एक संडे आप लोग अपना बहुमूल्य समय देते हैं। गोली बंदूक का जमाना अब नहीं है, वो एक जमाना था और उस जमाने में नेताजी ने जो कुछ भी किया वही करना चाहिए था। और आज के जमाने में आज की आवश्यकताओं को देखते हुए जो करना चाहिए था, यूथ हमारी संपत्ति है। तो नेताजी के जो आजाद विचार थे देश को आजाद कराने का, अब ये भुखमरी, गरीबी, जो सांप्रदायिक बातें होती हैं उसको सद्भावना में कैसे बदलना है, समरस समाज कैसे बनाना है, यही राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार है, यही विश्व घर है, वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत में आप कह सकते हैं। लेकिन धारा के विपरीत चलने में जोश और ताकत दुगनी लगानी पड़ती है, इसलिए इसे आसान मत समझिए। नेताजी ने अपने समय में जो कुछ किया, अब आज के समय में उस नकारात्मकता को, उस गुलामी को, गुलाम मानसिकता को दूर करने के लिए दुगनी ताकत, दुगना पैसा, दुगना सामर्थ्य, दुगनी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और वो शक्ति हमारे अंदर में आनी चाहिए जब हमारे विचार आजाद होंगे। ये आरजेएस जो चलता है और जो विचारों को ग्रहण करता है वो अपने ही आरजेएस फैमिली के विचारों पर चलता है। लोग बताकर यहां चले जाते हैं। हम याद करना चाहेंगे, ये साल भर से चर्चा चल रही थी सकारात्मक भारत उदय भवन, सकारात्मक भारत उदय भवन। अशोक कुमार ठाकुर मुनि इंटरनेशनल स्कूल के संचालक, उन्होंने कहा था कि क्यों ना हम लोग पूरी दिल्ली को सकारात्मक भारत भवन बना दिया जाए। निश्चित रूप से उन्होंने जिस भावना से बताया, हो सकता है उनके मुख पे सरस्वती विराजमान हो गई हो, क्योंकि कई बार हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है, जैसे दीदेवार जी ने जो कहा, जैसे प्रोफेसर बीएन पांडे जी ने कहा, जो निज प्रशासन फिर अनुशासन, उन्होंने लिख के रखा हुआ है। दो चीजें, गांधी जी से भी मिले, नेताजी से भी मिले, जयप्रकाश नारायण जी से भी मिले। ऐसी शख्सियत आकर जो कुछ भी बोलते हैं, आरजेएस उन्हीं को अपना मूल मंत्र और गूढ़ वाक्य बनाकर उस पर काम करना शुरू करता है। आरजेएस के पास अपना कुछ भी नहीं है। आरजेएस उन्हीं विचारों को जो सकारात्मक होते हैं, जो सकारात्मक प्रयास होते हैं, अब ड्राइवरलेस काम चलेगा। अब ड्राइवरलेस कैसे चलेगा, ये बड़ा बहुत से लोग अचंभा करते हैं कि ड्राइवरलेस कैसे चलेगा।
तो जब आप विचारों से आजाद हो जाएंगे तो ड्राइवरलेस चलेगा। आदेशपाल क्यों बनना चाहते हैं? हम लोगों ने तो स्वयं का स्वामी बनो अभियान चलाया 2021 में, 31 दिसंबर 2021 तक स्वयं का स्वामी बनो यह अभियान चला। तो अब स्वयं का स्वामी अभियान पूरा हो गया, अब आप स्वयं का स्वामी बन चुके हैं। अब विचारों से आजाद हो जाइए, अपने विचारों में आजादी लाइए, अपने और अपनों के लिए काम कीजिए। जहां पर भी आप हैं अपने लोगों के साथ काम कीजिए, वही देश का काम होता है। क्योंकि ये मंच का उपयोग कीजिए। इस मंच पर हर रविवार हम लोग आते हैं, थोड़ी देर के लिए आप लोगों से गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, और हम लोग सकारात्मक भारत उदय भवन हर जगह बनाएंगे। सकारात्मक भारत उदय भवन हर जगह बनाएंगे और ड्राइवरलेस कैसे काम होता है ये करके दिखाएंगे। थोड़ा सा इंतजार 30 जनवरी का कीजिए, तब तक आपके सामने पूरी पिक्चर, अभी जो ट्रेलर दिखाई दिया है वो पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। देश के लिए यही विचारों की आजादी सभी लोग करके स्वयं का स्वामी बने। जय हिंद, जय भारत। यहां पर आजादी की अमृत गाथा का श्रृंखलाबद्ध 75 कार्यक्रमों के अंतर्गत 50% से ज्यादा हम लोग कर चुके हैं, और अब 45वें अंक के बाद 46वां अंक